बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडी नासिर। खैरुन्नास से मय्यन फौन्नास। इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिससे इंसानियत को नफ़ा पहुँचे। आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में पाकिस्तान में समाजी खिदमत के शोबे में एक बावकार नाम बनाया है। आप जिला जंग के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। बुनियादी तालीम भी आपने वहीं से हासिल की। उसके बाद आपने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएशन की और समाजी खिदमत के शोबे को अपना कैरियर के तौर पे उसका इंतखाब किया। और इस वक्त आपके कमोबेश आप 10,000 बच्चों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं और लाखों अफराद जो है वो आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। आप हर साल 25 से 30,000 घरानों में कुर्बानी का गोश्त आपका तकसीम होता है। कमोबेश 400 घराने ऐसे हैं जहाँ पे आपका पॉवर्टी एलिवेशन यानी गुर्बत में कमी का एक इस्लामिक मॉडल जो है वो इंतहाई कामयाबी से चल रहा है। मैं चाहूंगा कि अब हम तफसीली गुफ्तगू दी एनजीओ वर्ल्ड फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब जफर इकबाल साहब से करें और उनसे इन सारे जो उनकी खिदमात है उसका जायजा लें। ये जफर इकबाल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बचपन कैसे गुजरा और आला तालीम कहाँ हासिल की और समाजी शोबे खिदमत के शोबे में आप कैसे हैं? इससे बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपने कुछ तारुफ तो मेरा करवा दिया है। जैसे आपने बताया जिला जंग के एक गाँव से मेरा ताल्लुक है, तहसील शोरकोट से। इब्तदाई तालीम काफ़ी घूम फिर के हासिल की। आमतौर पे जिनके पेरेंट्स जॉब्स वगैरह करते हैं या मुख्तलिफ इदारों में होते हैं तो तबादले होते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों जाना पड़ता है। मेरा खैर ऐसा तो नहीं था। मजदूरी के सिलसिले में अबू मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट होते रहे। तो कुछ जमातें मैंने शोरकोट के एक गाँव से पढ़ी, फिर 3-4 जमातें मैंने चुलिस्तान के एक स्कूल से भी पढ़ा, बहुत ही पीछे गाँव था। उसके बाद मैट्रिक अगेन जंग में आके किया और फिर आगे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने FSC GC फैसलाबाद से की। और तो मेरी जो फाइनल डिग्री थी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से थी। 2001 में मैं वहाँ से फारिग हुआ। उसके बाद 3-4 जॉब्स हैं जो मैंने 2001 से लेकर 2010 के दरमियान में की हैं मुख्तलिफ इदारों में। कोई ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल इदारों में काम किया। और 2010 के फ्लड से ऑनवर्ड ये जिस इदारे का आपने तारुफ कराया दी एनजीओ वर्ल्ड, उसको हमने इस्टेब्लिश किया था दोस्तों की तावन से और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं। तो ये जो इदारा है टोटली डेडिकेटेड है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स के लिए। और एक शोबा मेरा अलग है जिसमें कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे इदारे इस्टेब्लिश किए हैं जिससे रोजी रोटी का इंतजाम होता है। वो एक सेपरेट सिस्टम है और ये एनजीओ वर्ल्ड जो है ये टोटली एक सोशल एंटरप्राइज है। ज़रा साहब, आप बेसिकली तो साइंस के स्टूडेंट थे, तो ये समाजी खिदमत का शोबा आपने कैसे मुंतखब किया? कोई एक्सीडेंटल था या कोई मोटिवेशन थी बचपन से? इसके बारे में जरा। अच्छा, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो उस तरह नहीं होता है। खासतौर पे हम जैसे लोग जिनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस लिहाज से नहीं होती या वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते कि बच्चों को क्या पढ़ाना है या कैरियर काउंसलिंग की तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हम तो भीड़ चाल के सिलसिले में पढ़ते हैं। अगर हम मैट्रिक में अच्छे नंबर आ जाए तो समझा जाता है कि साइंस के स्टूडेंट हैं। फिर उसके बाद इसी बेस पर हम FSC में चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेडिकल पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनूंगा, FSC की मेरिट नहीं बना, फिर दोबारा की नहीं बना। तो इसी कश्मकश में मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि आप एग्रीकल्चर में चले जाएं। तो एग्रीकल्चर में चले गए। तो एग्रीकल्चर में जाके मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि ये मेरा फील्ड नहीं है। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स प्योर फील्ड है साइंस की, जैसे आपने कहा। तो वो मुझे आइडिया हो गया था कि ये नहीं है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से उसको मैंने अच्छे ग्रेड्स में पास कर लिया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, कुदरत ले जाती है वहाँ जहाँ जिसके लिए आप बने होते हैं। तो मैंने कुछ जॉब्स ऐसी की जिनमें मैं सेट नहीं हुआ। फिर एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली रूरल डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था रेमियार खां में। वहाँ मैंने 5 साल गुजारे और वो टोटली कम्युनिटी के साथ जो काम करने का तजुर्बा है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके मुख्तलिफ इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, कम्युनिटी को डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के हवाले से, तो वहाँ मुझे ये सीखने का मौका मिला। और मुझे वहाँ ये आइडिया हो गया कि मैं एग्रीकल्चर में नहीं बल्कि ये जो डेवलपमेंट साइड है और वेलफेयर साइड है मैं उसके लिए बनाऊँ। देन मैंने ज़्यादा इसी पर फोकस किया। फिर जो जॉब्स मैंने सर्च की उसके बाद वो भी इसी शोबे में जो लर्न किया, सीखा, रिसर्च की, वो भी टोटली फिर मैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर में इन्वॉल्व रहा। और 2010 का जब फ्लड आया तो वो आप जैसे कहा कि एक्सीडेंटली, तो वो एक एक्सीडेंट हो गया कि एक डिजास्टर था, सिचुएशन थी, नीड थी, तो हम वॉलंटियर करने के लिए एनजीओ वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से चले गए। और देन फिर एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गई। हमें डोनर्स का तावन मिल गया और फॉर लॉन्ग टर्म हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिए। अभी तक उसी सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये फरमाएं भी इस शोबे में आपका रोल मॉडल कौन है और आप उनको क्यों फॉलो करते हैं? क्या चीज़ आपने देखी और आप समझते हैं कि उस मॉडल को फॉलो करना है? अच्छा, रोल मॉडल बाद में बने हैं। पहले जो काम था, काम ही उसी ने मुझे मेंटली यानी तैयार किया कि ये काम करना चाहिए। मुझे याद है मैं 2004 में ट्रेनिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद गया, जिस इदारे में काम कर रहा था। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझे पहली दफ़ा ये ख्याल आया कि मैं एक नॉन प्रॉफिट इदारा, एक एनजीओ जिसे कहते हैं, वो इस्टेब्लिश करूँगा। और वो मैंने उस वक्त इस्टेब्लिश कर ली, यानी दोस्तों को इकट्ठा किया और एक एनजीओ की बुनियाद रख ली। लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि तजर्बा नहीं था और लिंकेजेस भी नहीं थे जो उसके लिए लवाजमात चाहिए होते एनजीओ को चलाने के, उस वक्त तो नहीं थे, जस्ट एक मोटिवेशन थी
तो वो सिलसिला नहीं चला, मैं दोबारा जॉब पे चला गया। लेकिन एक प्रोसेस था जिससे गुजरा, मैं बहुत कुछ सीखा फील्ड में से। देन 2010 में डिजास्टर भी हो गया और मुझे शायद उस वक्त तक इतनी कैपेसिटी हो गई थी कि मैं एक इदारा शुरू कर सकता था, तो यूँ शुरू हो गया। तो उस वक्त तक कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी, काम जो था वो इंस्पायर करता था। लेटर ऑन फिर आपको हमारे कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको हम आइडियलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो इतने बड़ा उनका काम है कि हम उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हम उनके करीब जा नहीं पाते। ईदी साहब हैं, मतलब उनका काम ऐसा है, जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए वो तो हम मीट नहीं कर पाते। हम उस तरह की सादगी, उस तरह की डेडिकेशन शायद वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो हम सबके लिए इंस्पायरेशन है। फिर अभी मौजूदा दौर में डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जब मैं जॉब कर रहा था 2004-5 में, तो अखुवत के हम देख रहे थे उस वक्त ये इस्टेब्लिश हो रहा था और काम इनका नजर आना शुरू हो गया था, तो इसको भी मैं देख रहा था। और अब वो बहुत बड़ा इदारा बन चुका है और बहुत सारी चीज़ें वहीं से भी हमने एक्सट्रैक्ट की हैं, सीखी हैं। तो ऐसा जब काम शुरू किया तो किसी से पर्सनैलिटी से इंस्पायर नहीं होके, वो काम की जो नौयत थी और जो लोगों के साथ एक अटैचमेंट होती है और फीलिंग आती है, उसने इंस्पायर किया काम करने के लिए। लेटर सीखने के लिए और रेगुलर मोटिवेशन के लिए हम इन पर्सनैलिटी से डेफिनेटली हम अटैच होते हैं। DNGO वर्ल्ड फाउंडेशन माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है सोशल सेक्टर का, और इंटरनेशनल हलकों में भी इसको पहचाना जाता है। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि ये अब जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, DNGO वर्ल्ड फाउंडेशन जो है बड़े इदारों के लिए एक मॉडल के तौर पे लोग इसको देख रहे हैं, इस पर ज़रा रोशनी। तो ये बड़ा एक डिफरेंट तरीका है। जनरली जो NGO बनाई जाती है ये उस तरह नहीं हुआ। जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं एग्रीकल्चर नहीं, मैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर का बंदा हूँ, तो मैं उसी में काम करूँगा, तो मेरी इस शोबे के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, नेटवर्किंग भी नहीं थी। तो इस गैप को फिल करने के लिए मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उस वक्त याहू ग्रुप से मैंने वहाँ एक ग्रुप क्रिएट किया, NGO की दुनिया, जिसको इंग्लिश में द NGO वर्ल्ड कहा गया, और उसमें बहुत सारे NGO सेक्टर के लोग मेंबर बनना शुरू हुए, उनसे कम्युनिकेशन हुई, सीखना शुरू हो गया। फिर वो फेसबुक और लिंक्डइन पे भी आ गया ग्रुप। तो एक एज ए नेटवर्क ऑफ NGO प्रोफेशनल्स कह लें, या एक ऑनलाइन फोरम के तौर पे NGO वर्ल्ड अच्छा इसने रेपुटेशन गेन कर ली। और इसी तरह जब 2009-10 में ये फ्लड्स की सिचुएशन हुई, तो उस ग्रुप से ही लोगों ने कुछ कंटेक्ट किए बाहर से कि हम पाकिस्तान में फ्लड के लिए काम करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना है। तो हम भी क्योंकि वॉलंटियर कर रहे थे और रिपोर्ट कर रहे थे, हम जितनी भी सिचुएशन उस वक्त ऑन ग्राउंड थी साउथ पंजाब में, खासतौर पे लोगों के मसाइल या जो डिजास्टर के इफेक्ट से वो हम लोगों को बता रहे थे सोशल मीडिया पे। तो उसी से मुझे कनेक्शन मिले और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। हम ऑन ग्राउंड ऑलरेडी मौजूद थे और उन लोगों को हमने फैसिलिटेट किया। टर्की से कुछ दोस्त थे और यूँ एक एज एन NGO, एक एज ए फाउंडेशन हमने ऑन ग्राउंड काम करना शुरू कर दिया। लेटर ऑन फिर इसको एज इदारा हमने स्ट्रेंथन किया, इसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं स्ट्रेटेजी बनाई, और अभी तक वो चल रहा है। तो ये यूँ समझे कि सोशल मीडिया से ही इनिशिएट हुआ है, रवायती तौर पे नहीं हुआ, और इसको हम सीखते भी गए और चलते गए। जफर इकबाल साहब, DNGO वर्ल्ड फाउंडेशन जिंदगी के कौन कौन से शोबों में काम कर रही है, और कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं आपकी अब तक की जिन पर आप फख्र कर सकते हैं? 4 एरियाज हैं जिनमें हम काम करते हैं। पहला तो जैसे शुरू से था कि इसका जो बनाने का मकसद था कि NGO सेक्टर और उसके प्रोफेशनल नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तो ऑनलाइन सिलसिला शुरू हुआ, वो अभी तक है। इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को, इस सेक्टर के लोगों को इकट्ठा भी करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार भी करते हैं। तो ये एक नेटवर्किंग का, जो भी लोग इस फील्ड और इस सेक्टर के साथ इन्वॉल्व हैं, उनकी नेटवर्किंग के लिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सतह पे ये काम करता है। फिर उसके साथ क्योंकि हमने फिजिकली डिजास्टर में काम शुरू किया, तो डिजास्टर हमारा एक और एरिया है, वो जहाँ भी होता है। तो उसमें 2010 का फ्लड है, अभी लास्ट ईयर जो सिंध में फ्लड था उसमें भी हमने काम किया। कश्मीर का ज़लज़ला जो आया था मीरपुर वगैरह में, जो ये बाद वाला 5 वाला नहीं, इसमें भी हम काम किया। तो डिजास्टर हमारा एक कोर एरिया है। इसके अलावा फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। उसमें आपने जिक्र किया था जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए लाइफ स्टॉक बेस्ड एक मॉडल है, वो हम रूरल एरिया में कबीरवाला, शोरकोट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तहसीलों में। और साथ साथ एजुकेशन पे वो एजुकेशन को हम समझते हैं कि ये चेंज का सबसे बड़ा जो टूल है वो एजुकेशन है। हम भी खुद भी इसकी प्रोडक्ट हैं। और इस वक्त 10,000 बच्चे जिनको हमने टारगेट किया, और ये वो थे जो गलियों में खेलते थे, आउट ऑफ स्कूल थे, उनको स्कूलों में लाए। नॉन फार्मर एक पूरा हमने जेस्ट के नाम से मॉडल डेवलप किया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर और जैक और कुछ और लोगों की सपोर्ट के साथ। तो बहुत अच्छा वो चल रहा है। बच्चे हमारे अब जिनको हमने गलियों से उठाया वो 9th तक पहुँच चुके हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजरते हुए। इसके अलावा एक गर्ल्स कॉलेज है खानेवाल में है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा उसके लिए और बहुत से इनिशिएटिव्स है, यूथ ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं। और चौथी जो एक हमारा एक सेगमेंट है वो है वेलफेयर का। ये ऐसा है जैसे कुर्बानी है, तो उसमें हम उन घरों में जहाँ पे गोश्त नहीं होता, कुर्बानी नहीं होती, गोश्त तकसीम कर देते हैं 20-25 हज़ार फैमिलीज़ को हर साल। रमज़ान शरीफ में कुछ लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, राशन पैक्स और अफ्तार प्रोग्राम्स हैं। ऑर्फन्स का एक प्रोग्राम है, वो तकरीबन अभी 200 के करीब ऑर्फन्स हैं जिनको कैश सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपने एजुकेशन वगैरह को सपोर्ट कर सकें। तो ये 4 एरियाज़ हैं जिनमें हम मेनली काम करते हैं। जफर इकबाल साहब, आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग ये है कि NGO जो है बड़ा महदूद सेक्टर है, इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, क्या ये बात सही है? और दूसरा ये फरमाएं कि आपका अब फ्यूचर विजन क्या है कि जिसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में आप जो रिमार्केबल इम्पैक्ट। एक तो आपने जो पहली बात की वो बिल्कुल ठीक है, ये कोई NGO सेक्टर इतना बड़ा शोबा नहीं कि इसके बहुत विजिबल
आपको असरात नजर आए। और पिछले चंद सालों से तो एनजीओ मजीद ये सेक्टर श्रिंक हुआ है, चंद एक्टर्स के अलावा आपको उस तरह ज़्यादा काम नजर नहीं आता, और दूसरे रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि आप बहुत बड़े पैमाने पर काम कर सकें। लेकिन फिर भी बहुत सारे इदारों के नाम लिया मैं, एनजीओ वाले से हटके भी, तो बहुत छोटा इदारा है, लेकिन आप इंडस को देखें, AG साहब को देखें, सैलानी को देखें, क़ुव्वत को देखें, NRS भी है, अल खिदमत है, ये काफ़ी इनकी विजिबिलिटी है। और आपने डिजास्टर में खासतौर पर देखा है कि इन इदारों ने अपनी पहचान भी बनाई और इनका काम नजर आया, तो इम्पैक्ट तो इस लिहाज से है। तो एनजीओ का स्कोप इतना बड़ा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि बहुत विजिबल हो। हाँ, लेकिन जहाँ पे जिन पॉकेट्स में वो काम करते हैं वो है। इसकी मिसाल वही है कि आपने इसे की क्षमा जलाने वाली बात है कि जहाँ तक आपकी पहुँच है उसमें आपकी वजह से कोई एक बच्चा पढ़ जाए जो नहीं पढ़ सकता था, कोई एक मरीज उसका इलाज हो जाए, कोई एक ऐसी बेवा जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रही एजुकेशन वगैरह, उसको फैसिलिटेट, इस लेवल पर भी काम है। और बहुत सारे इंडस्ट्री जैसे हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल्स की चेन है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप एनजीओ को ये नहीं कह सकते कि एक मजमूई सतह पे, कौमी सतह पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये पॉसिबल नहीं, वो गवर्नमेंट ठीक कर सकती है। हाँ, लेकिन पॉकेट्स में कहीं स्पेसिफिक कोई खास एरिया है जहाँ मसाइल है, कोई डिजास्टर होगा, तो उस सूरत हाल में आप कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और मेरे ख्याल में अपने रिसोर्सेज में रहते हुए यही हमारी जिम्मेदारी है कि जो अल्लाह ने हमें रिसोर्सेज दिए, जो हमें एनर्जी दी है, उसमें रहते हुए जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर ये है कि लफ्ज़ आपने यूज़ किया इम्पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इम्पैक्ट फोकस्ड हमें चलना पड़ेगा। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ हम करते हैं जो वन टाइम करते हैं और वो फ्लैश हो जाती है, उसमें खत्म हो जाती है। हमें कुछ अपने ऐसे प्रोग्राम अब डिज़ाइन करने हैं, कुछ हमने किए भी हैं, जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो और उससे पता चले कि ये चीज़ कम अज़ कम हुई है और वो बात बहुत अरसे बाद भी वो नज़र आनी चाहिए। और अब डोनर भी आने वाले वक्तों में इस चीज़ को फोकस करेगा, सस्टेनेबल हो और इम्पैक्ट ओरिएंटेड हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है, वो बड़ा एक सेट एजेंडा है जिसमें हर एरिया को कवर कर लिया है। तो अब हम भी और बाकी एनजीओ को भी उस पर फोकस करना चाहिए ताकि उसमें हम गवर्नमेंट का साथ बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो सारे साइन किए हुए हैं जो उनके साथ ये एग्रीमेंट्स कि हमने इनको फोकस करना है। अगर हम इनको फोकस करें, टारगेट अप्रोच से चले, तो उससे एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और एक और जो एरिया है विजन में वो ये है कि इट सेल्फ जो इदारे हैं एनजीओ, इनकी अपनी सस्टेनेबिलिटी, देखिए मुख्तलिफ वजूहत की वजह से फंडिंग शेयरिंग हो रही है, बाकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी मुल्क की हो जाती हैं कि लोग फंडिंग नहीं दे पाते, देन क्या फिर इदारे बिल्कुल बंद हो जाए या श्रिंक हो जाए? तो इन इदारों को अपने भी कुछ ऐसे मॉडल डेवलप करने हैं और हम भी इस पर सोच रहे हैं। और ये हमारा विजन भी है कि हम आने वाले सालों में कम से कम अगर फंडिंग ये टाइम बिंग नहीं भी होती तो हमारे कुछ ऐसे सिस्टम्स हों जिससे रिसोर्सेज जनरेट हों और हमारे वो प्रोजेक्ट्स जो है जिनको हम करना चाह रहे हैं वो हम कर सकें। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैंने खासतौर तुर्की में वक्फ के बहुत सारे मॉडल स्टडी किए हैं कि वो ऐसे और रिसोर्सेज जनरेट करते हैं और उनकी सोशल इंटरप्राइजेज हैं जिससे रिसोर्सेज जनरेट होता है, दूसरी तरह वो खर्च कर रहे होते हैं लोगों पर। तो ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ कम्युनिटीज़ और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर दोनों जो है ये हमारे फ्यूचर विजन का हिस्सा है। और हम इंटरनेशनल भी जाना चाह रहे हैं। आल्दो के ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए, लेकिन जब आप इंटरनेशनल उसमें जाते हैं तो आपकी लर्निंग ज़्यादा हो जाती है, आपका स्कोप बड़ा होता है, आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो फिर आप अपनी कंट्री में भी ज़्यादा चीज़ें लेके आ पाते हैं। तो ये भी हमारा आने वाले अभी 2024 से ऑनवर्ड हम इसको बियॉन्ड बॉर्डर भी एनजीओ वर्ल्ड को लेके जाएंगे। एनजीओ वर्ल्ड फाउंडेशन को तुर्की के इदारे फंडिंग करते हैं और मेरी रिसर्च के मुताबिक वो आपको अपना बड़ा अच्छा पार्टनर समझते हैं। तो आप अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी को कैसे इंश्योर करते हैं, क्योंकि ये सेक्टर एक बदनाम सेक्टर है? पाकिस्तान का कोई सेक्टर उसको सेपरेट करके देखेंगे ना, बिल्कुल उसी को फोकस करेंगे तो आपको बहुत शायद ही कोई एक एज ए सेक्टर कोई इदारा सेक्टर नजर आए पाकिस्तान का जिसको आप कह सकते हैं हाँ ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है एज ए होल। तो ये बहुत कम है, ये ओवरऑल सोसाइटी का मामला होता है और एनजीओ भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। तो जैसे हम बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स को हमारे यहाँ क्रिटिसाइज किया जाता है या उनके जो नेगेटिव साइड है उसको हाईलाइट किया जाता है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी डिपार्टमेंट का, लेकिन ऐसा ही है। हम रोज टीवी पे देखें, कम्युनिटी से बात करें तो जिस सेक्टर के मिलेंगे लोगों को इतना शिकायत होंगी। एनजीओ भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है तो इन पे भी अच्छे और बुरे हैं और उनके साथ मसाइल जुड़े होते हैं जिसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी है वो हर्ट होती है और रिप्यूट सफ़र करती है। तो हम टर्की के साथ करते हैं, एक तो ये एहसास है कि टर्की पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, अगर हम कोई गड़बड़ करेंगे तो डेफिनेटली वो दो मुल्कों की एक दोस्ती को हर्ट करने वाली बात है और बदनामी का बहस बनेगा मुल्क के लिए, ये एहसास पहली चीज़ है। दूसरा जो अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ पे, ट्रांसपेरेंसी, इसको जितना मुमकिन हो सके उसको इंश्योर कराने की कोशिश करते हैं। अपने मामलात जो हमारे अकाउंट्स और वो चीज़ें डोनर के साथ बहुत क्लियर कट शेयर करते हैं, चीज़ें ओपन होती हैं। फिर जितनी भी पाकिस्तान की एक्रीडिटेशन, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी है, EAD है और हम इससे ISO सर्टिफाइड भी हैं क्वालिटी मैनेजमेंट पे, हर साल हमारा ऑडिट होता है, FBR से टैक्स एग्जम्पशन है, तो पंजाब चैरिटी कमीशन से भी सर्टिफाइड हैं। तो ये जितनी भी एक्रीडिटेशंस हैं जो बॉडीज़ हमें वाच करती हैं और सर्टिफाई करते हैं, हम उनसे क्लियर हैं और सर्टिफाइड है। तो ये सारे जो प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो आपको उससे हमारा सिस्टम डिफाइन हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है और इदारों का ट्रस्ट भी हम पे होता है और ये हमें भी कॉन्फिडेंस देती है चीज़। तो ये सारे वो मेजर्स हैं। और हाँ, जो कम्युनिटी है जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड हमारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ऑन ग्राउंड काम नज़र आ रहा है, उसमें लोगों का ट्रस्ट है, लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, लोग उसको विटनेस कर रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें मिलकर एक इदारे की रिप्यूट बनाती हैं और यही डोनर को चाहिए होता है। और डोनर के सामने सब कुछ खुली किताब होती है हमारे सारे मामला। पाकिस्तान में
40% लोग अभी भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं जगह जगह पे गुर्बत और पुस्मौत गिरी है। आपका इदारा जो है वो कुछ मखसूस इलाकों में काम करता है, मखसूस कम्युनिटीज़ के लिए काम करता है, या हर बंदा आपको अप्रोच कर सकता है? इसके बारे में जरा बताएं। इन सब रिसोर्सेज तो हम सारे पाकिस्तान में काम करें। जहाँ जहाँ गुर्बत तो 40 से भी शायद बढ़ चुकी है, और हर सूबे में और हर खित्ते में और हर सेगमेंट जहाँ कहीं जाएंगे आपको नजर आएगी। अगेन हम कर सकते हैं अपने वसाइल में रहते हुए। इसमें दो तरह की अप्रोचेज होती है। एक तो ये होता है कि जैसे डिजास्टर कहीं भी आया तो जहाँ होगा वहीं जाएंगे, डोनर का फोकस भी उधर होगा, हमें रिसोर्सेज देगा, वहाँ काम करेंगे। एक होता है कि जहाँ से हमने इदारा इस्टेब्लिश किया है वहाँ उस एरिया को भी हम अपनी नज़र में रखते हैं, और जो कोर एरियाज हैं कोशिश करते हैं कि उसमें वो प्रोजेक्ट करें। जैसे हम खानेवाल से मुल्तान इस रीजन से हैं तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। बात का डोनर की प्रेफरेंस होती है कि फलां जगह पे ये कम्युनिटी हाईलाइट है जहाँ पे इशू, जैसे थरपारकर में लोग पानी पे काम करने जाते हैं। डोनर बात का देखता है कि वहाँ बहुत ज़रूरत है तो वो अपने पार्टनर को कहते हैं कि वहाँ काम करें। तो ये सारी अप्रोचेस साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं। तो हमारे जो है हम ऑलमोस्ट पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे, कश्मीर में जब अर्थक्वेक का काम किया, साउथ पंजाब में फ्लड की सिचुएशन में राजापुर, रहीम खान लिया, ये सारे एरिया में काम किया, मुजफ्फरगढ़, कराची और सिंध कुछ एरिया में जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा है उनको फोकस किया हुआ है। तो ये नीड बेस ज़्यादातर चीज़ें होती है। ज़फर इकबाल साहब, आपकी नज़र में कामयाब ज़िंदगी क्या है और कामयाब ज़िंदगी के क्या म्यार है? यार ये सब कामयाबी हर एक की अपनी डेफिनेशन है भाई। अगर हम एज ए मुस्लिम, अगर आपके जो अफ़ाल हैं जो आप कर रहे हैं, आपको लगता है, आप मुतमिन है कि ये काम करने से आपका अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, तो आप कामयाब है। काम का स्केल बड़ा छोटा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको वो ये इत्मीनान दे रहा है कि ये जो रास्ता है ना, ये जो काम है, ये मुझे अल्लाह की रज़ा के असूल में यकीनन मदद करेगा, देन मैं समझता हूँ कि आप कामयाबी के रास्ते पे हैं। दूसरी बात है, कामयाबी हमारे हाथ में है कहाँ, जिसको हम अगर कामयाबी के जो भी फार्मूले लें, हमारे यहाँ एफर्ट है। हमने डायरेक्शन ठीक हो और एफर्ट आप पूरी जान पूरी लगाएं, रिजल्ट फिर तो किसी की ज़िंदगी में आ जाएगा, किसी के बाद में आएगा, क्या रिजल्ट होता है। हाँ, और ये ज़रूर हो कि आपके जितने भी एक्शंस हैं या जो आप करते हैं उससे किसी की ज़िंदगी पे मुस्बत असरात पड़े, उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आए। किसी ऐसा बच्चा जो नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर पढ़ नहीं पाता तो आपकी वजह से पढ़ गया, किसी मजलूम की आपने हमायत कर दी, किसी की आप आवाज़ बन गए, किसी के लिए आप मोटिवेशन या इंस्पिरेशन का सोर्स बन गए, तो आपकी वजह से, आपके कॉल ऑफ फेयर से अगर किसी की लाइफ पे मुस्बत असरात पड़ रहे हैं और लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो मैं कहता ये एक अच्छी आपकी ज़िंदगी है। इसी को कामयाबी में लाना चाहिए। बाकी हर एक का अपना है कि वो कितनी बड़ी कामयाबी से मेरना चाहता है और किस चीज़ को वो समझता है कि कामयाबी, ये हर एक की अपनी डेफिनेशन है। जी जफर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच।